तो सर आप जैसे पोस्चर की बात कर रहे थे, तो हाँ जी, हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग सही बैठने का और उठने का या चलने का पोस्चर क्या होना चाहिए? अगर कोई हमारी वीडियो देख रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उन्हें प्लीज़ एडवाइस दीजिए या कुछ टिप्स बताइए कि आप बैठे तो किस एंगल में बैठे, चले तो कैसे चले? हुँ, या हुँ। अगर आपके मतलब पूरा एक उसको डिफाइन करिए, आप कैसे होना चाहिए? मैम देखिए, हर आदमी के लिए उसके लिए एक अलग पोस्चर होता है। शायद वो पोस्चर मेरे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। शायद उसके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। तो पोस्चर के अंदर बस हमें डे टू डे लाइफ़ में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम बैठ उठ रहे हैं, तो हमारी बैक पे कितना प्रेशर आ रहा है ना? आजकल क्या है कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, तो ज़रूर मैं सबको कहता हूँ कि भई आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार करने से आपकी स्पाइन बिल्कुल हल्की हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल और आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कोई पेशेंट है जो सुबह उठता है, तो उसको थोड़ी स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए, अगर उसका पोस्चर खराब भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ऑफ़िस का काम कर रहा हूँ, मैं कुर्सी चेयर पे बैठा हूँ, तो सबसे पहली बात मेरी जो आईज़ हैं, वो मेरी स्क्रीन आई लेवल पे मेरा लैपटॉप होना चाहिए। है ना? दूसरी चीज़, जब भी मैं बैठ रहा हूँ, एर्गोनॉमिक चेयर का यूज़ करना है। मेरी बैक 90 टू 100 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। उसके पीछे ना तो लीन करनी चाहिए, ना मेरे को उससे आगे आना है। तो ये एक अच्छा पोस्चर माना जाता है। और जितना हो सके आपको डेली स्ट्रेचिंग्स करनी है, डेली मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को डेली का देते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं थोड़ी-सी, सूर्य नमस्कार करें, है ना? आप जो है थोड़ा-सा, आजकल प्लैंक्स बड़े कॉमन हो रहे हैं, बहुत लोग प्लैंक्स करते हैं, वो करें थोड़े। एक कैट कैमल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आप इंटरनेट पे सब आपको मिलेंगी एक्सरसाइज़ेज़। तो कैट कैमल देख के आप वो एक्सरसाइज़ेज़ करें, वो पूरी स्पाइन को आपकी सॉफ्ट कर देगी। तो पोस्चर हर बंदे के लिए अलग है। बाकी मेन पोस्चर का अगर मैं किसी को सुझाव देना चाहूँ, तो मेरा यही कहना है बैक पेन पेशेंट्स के लिए कि अगर आप चप्पल जूते निकाल रहे हैं तो नीचे झुक के ना निकालें। लेट के उठ रहे हैं तो करवट लेके उठें। जब भी बैठते हैं बैक सपोर्ट की चेयर लेके बैठें। ये प्रिकॉशंस वो ज़रूर लें अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में, कि उनकी बैक पे कम से कम स्ट्रेन आए। क्योंकि वैसे ही एक ह्यूमन स्पाइन दिन में 3.5 से 4,000 बारी झुक रही है। तो उस पे ऑलरेडी इतना लोड आ रहा है, और उसके बाद अगर हम वेट्स उठाते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, अगर आप वेट उठा रहे हैं, कोई सिलेंडर उठा रहे हैं, कोई पानी की बाल्टी उठा रहे हैं, कोई घर में हैवी चीज़ें, कोई सोफ़ा उठा रहे हैं, कोई कुर्सी उठा रहे हैं, तो आपकी बैक उतनी कैपेबल होनी चाहिए उस वेट को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपकी मसल्स वीक होंगी, आपके लिगामेंट्स वीक होंगे, तो वो डायरेक्ट वेट आपकी हड्डी पे पड़ेगा, आपके वर्टिब्रास पे पड़ेगा। उससे वो जो डिस्क है, वो बड़ी नरम सी होती है, बिल्कुल जेली लाइक मटेरियल होता है, वो निकल के बाहर आ जाती है, वो नस को दबाने लगती है मरीज़ के। फिर उससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इमरजेंसी में अगर किसी की लैट्रिन बाथरूम रुक जाती है, तो सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जी, जी। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा हाँ, सीरियस अगर जो लोग नहीं ध्यान करते हैं, उन हमारे इंडिया के अंदर हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग हैंडीकैप होते हैं, सिर्फ़ बैक पेन और नेक पेन की वजह से। ये तो हाँ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इतना पोस्चर लोगों का खराब हो चुका है, लोग उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारा दिन उनका बस फ़ोकस है कि भई हमें काम करके आउटपुट निकालना है। लेकिन आपकी बॉडी ठीक होगी, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाएँगे, ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँगे। बिल्कुल। तो सर जैसा आप पोस्चर की जब बात कर रहे थे, आपने इमरजेंसी सिचुएशंस की भी बात हुँ, की। हुँ, इतने सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आप करते हैं। जी। कोई ऐसा केस आपको याद हो या आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को जो एकदम बेड रिडन पेशेंट आ गया हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में हो, जैसे आपको भी देख के लगा कि शायद मैं भी इसे मतलब इसका ट्रीटमेंट ना कर पाऊँ या एकदम इसका कंडीशन वर्स हो चुका है? हुँ, तो हुँ, हुँ। उसके बारे में प्लीज़ बताइए? मैम देखिए, कायरोप्रैक्टिक के अंदर जब तक पेशेंट की इतनी हालत खराब नहीं होती कि उसका लैट्रिन बाथरूम रुके ना, हुँ। तब तक हम उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। जहाँ उसको इमरजेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि अगर आप एक दिन मोशन पास नहीं करेंगे, यूरिन पास नहीं करेंगे, उसके अंदर आपको ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम बन गया, आपको इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाना पड़ेगा। तो सीधी सर्जरी उसका ऑप्शन सीधा है? उसका सर्जरी ऑप्शन है। हम लोग फुट ड्रॉप को ठीक कर सकते हैं। कई लोगों के पंजे में पैरालाइज़ हो जाता है, बैक पेन की वजह से। हमारे पास लोग आते हैं जिनके पंजे ऐसे लटके होते हैं। कई लोग आते हैं जिनका रिस्ट लटका होता है। कई लोगों का नी का लॉकिंग नहीं होता। जब इंसान चलता है, तो एक मसल होती है घुटने के पीछे, जिसे हम पोप्लिटियस बोलते हैं, वो घुटने को लॉक करती है। अभी तो पोलियो इरेडिकेट हो गया इंडिया में, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से पोलियो, नहीं तो आप पहले देखेंगे तो जो पोलियो का मरीज था, वो ऐसे घुटने पे हाथ रख के चलता था। उसको हम बोलते थे हैंड टू नी गेट। उसकी ये पोप्लिटियस मसल पीछे वाली काम ही नहीं करती थी। वो घुटना आगे की तरफ भागता था, तो वो उसका जोन-सा है नी लॉकिंग ही नहीं होती थी। तो ऐसे बड़े सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आने लगते हैं अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो कोई भी बीमारी बढ़ने से पहले उसे कंट्रोल किया जाए। अगर आदमी को बुखार ही आता है, तो उसी से उसका शरीर टूट जाता है।
तो ये तो ऐसी कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है जो कि आप अपने शरीर में रखते हैं। बिल्कुल मतलब कोई ऐसा केस जो आप बताना चाहें खुद का? मैम देखिए, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं। एक मुझे याद है, एक मेरे पास पेशेंट थे, वो बिल्कुल बेड रिडन थे। उनका बाथरूम लैट्रिन बिल्कुल बेड पे था, घर वाले सारी सेवा कर रहे थे। तो उन केसेस के अंदर बेसिकली फिर उसमें टाइम करने में, रिवाइव करने में बहुत टाइम लगता है। अभी भी मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनको व्हील चेयर पे लाया जाता है, स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है। कई लोग, मेरे क्लिनिक में कुछ सीढ़ियां हैं, नहीं उतर के आ पाते, तो मैं उनको गाड़ी में देखने जाता हूँ। लेकिन कायरोप्रैक्टिक के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बेड्स होते हैं इसके लिए अलग से, जिसमें हमें ट्रीटमेंट करना होता है मरीज का। तो वो गाड़ी में पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट करना, या किसी के घर पे जाके ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी कायरोप्रैक्टिक बहुत नई ट्रीटमेंट है इंडिया के अंदर, तो इसके लिए पेशेंट को क्लिनिक में ही आके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ओके, तो सर जैसे आप बोल रहे थे ना कि कायरोप्रैक्टिक के लिए बहुत सारे टूल्स वगैरह भी लगते हैं, हम्म। तो कोई मतलब सिर्फ जैसे कायरोप्रैक्टर का या कायरोप्रैक्टिक के बारे में लोग सुनते हैं तो सीधे उनके दिमाग में आता है कि हड्डी चटकाना है। जी जी। तो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है या और भी टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें? मैम देखिए, जो पहले पुराने जमाने के लोग थे, तो वो क्या करते थे, बोन सेटर्स इंडिया में होते थे, जब तक कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बारे में लोग नहीं जानते थे। मैं थोड़ा सा आपको कायरोप्रैक्टिक का शॉर्ट में इतिहास बता देता हूँ। ये ट्रीटमेंट तकरीबन 1910 में शुरू हुई थी। डी पार्मर नाम का एक बंदा था जिसने एक क्वीन के ऊपर ये ट्रीटमेंट करी थी। जब उसने क्वीन के ऊपर ट्रीटमेंट करी, वो पेशेंट क्वीन एकदम ठीक हो गई। जो इंडिया में बोन सेटर्स हैं, उनको बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स देना है। हड्डी की कट इज नॉट कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक इज ऑल अबाउट द बॉडी बायोमैकेनिक्स। पहले हमारा जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पहले पूरा चेक करना पड़ता है किस एरिया का हमें कायरोप्रैक्टिक करना है, किस के कायरोप्रैक्टिक करने से इस पेशेंट को कितना फायदा होगा। उसके अंदर कई बारी पेशेंट के लिए हमें एमआरआई के लिए भी भेजना पड़ता है, एक्सरे के लिए भी पेशेंट को भेजना पड़ता है। और कायरोप्रैक्टिक के ऐसे कई टूल्स हैं, जैसे कि नर्वोस्कोप है, जिससे हम पेशेंट की अलाइनमेंट्स को चेक करते हैं। और उसके अलावा कायरोप्रैक्टिक के अंदर हमारे पास स्पाइन एडजस्टर टूल्स आते हैं। अब जैसे जो पेशेंट मेरे पास बुजुर्ग आ रहे हैं, मेरे पास हाथ से जो प्रेशर लगता है वो 60 से 70 किलो वेट लगता है, लेकिन उस पेशेंट की हड्डी इस काबिल नहीं है कि वो मेरे 60 से 70 किलो वेट बर्दाश्त कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास गन्स होती हैं, इंपोर्टेड स्पाइन एडजस्टर गन्स। उनसे हम उनकी एडजस्टमेंट करते हैं कि उनकी हड्डी पे कोई नुकसान ना आए, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक दुनिया में इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जो हड्डी पे काम करता है। और जो ये शब्द है कायरोप्रैक्टर, बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है, बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं लोग, हमारे पास कॉल्स भी आती हैं। ये शब्द क्या क्या प्रोनाउंस करते, प्लीज वो भी बताइए जरा। चीरोप्रैक्टिक है ना, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जो लोग नहीं बोल पाते हैं, Okay. क्योंकि ये शब्द इंडियन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ये वर्ड कायरोप्रैक्टर यूरोपियंस ने दिया था। Okay. जो बोन सेटर है वो एशिया में पाए जाते हैं, कायरोप्रैक्टर्स वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो वहां से यहाँ कैसे आया फिर? मैम इसके लिए भी जवाब देता हूँ। कई लोग इंडिया से बाहर जाके उन्होंने पढ़ाई करी कायरोप्रैक्टिक की, वो डिग्रीज करके इंडिया में आए और कायरोप्रैक्टिक के लोगों को ट्रीटमेंट देने लगे इंडिया के अंदर। तो बोन सेटर को कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी बोन सेटर हमारे यहाँ कई हजारों सालों से बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को आप सुनती भी होंगी कि कई लोगों को पैरालिसिस हो गया करने के बाद, क्योंकि यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है जो ब्रेन में ब्लड लेके जाती है। अगर किसी पेशेंट की वर्टिब्रल आर्टरी या एक अल्नार लिगामेंट होता है, उसको मैंने डैमेज कर दिया, तो वो पेशेंट परमानेंटली पैरालाइज हो जाएगा। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आता है, अगर वो छोटा बच्चा होता है या बड़ी उम्र का कोई आदमी होता है, तो पहले मैं उसका वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट कैसे करते हैं, हम पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं, उसकी गर्दन को बिल्कुल बेड के कोने पे कर देते हैं, और गर्दन को जब हम लटकाते हैं उसके पीछे, तो हम उसकी आंखों की तरफ देखते हैं कि उसकी आंखों की कठपुतलियां गोल गोल घूम तो नहीं रही हैं। अगर उस पेशेंट का दम घुट रहा है, उसकी आंखों की कठपुतलियां घूम रही हैं, तो हम उसकी सर्वाइकल स्पाइन को हाथ नहीं लगाते। ये चीज़ बोन सेटर्स को नहीं पता, जिससे लोगों को चोट लगती है, लोग पैरालाइज हो जाते हैं। तो मेरी यही सलाह है लोगों से कि अगर किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो आप देखते हैं जी इसने एमबीबीएस करी हुई है, ये एमडी डॉक्टर है, या ये न्यूरोलॉजिस्ट का स्पेशलिस्ट है, इसने एमडी न्यूरोलॉजी करी है या एमडी सर्जरी में करी है ना, तो तभी हम उसके पास जाते हैं। तो कायरोप्रैक्टर के पास भी अगर आप जाएं, तो पहले उससे पूछे कि सर आपने कहाँ से डिग्री करी है, कितना एक्सपीरियंस है। मैंने अपने क्लिनिक में सारे सर्टिफिकेट्स ओपन लगाए हुए हैं कि कोई भी आए वो देखे आके, और उसको पता चले क्या क्या होता है, कितनी डिग्री का, कितनी देर का ये कोर्स है, उसको सारी जानकारी इसके बारे में मिले।
तो सर आप जैसे बोल रहे थे ना बहुत सारे हम्म, बोन श्रेडर्स होते हाँ, हैं बोन जो, सेटर। हाँ बोन सेटर्स। तो आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है कि 2 दिन पहले किसी पहलवान के पास चला गया या मसाज वाले के पास चला गया, उन्होंने उसकी कोई और हड्डी चटका दी और फिर उसको प्रॉब्लम हो बहुत गई? सारे मैम, बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे जिनको कोर की ओर इंजरी हो जाती है। हाँ, तो मेरा पहला सवाल उन लोगों से ये होता है कि चलो जो गाँव से आ रहा है उसको तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन आजकल गाँव में भी बच्चे बहुत पढ़ने लगे हैं, है ना? तो उन लोगों को काफ़ी नॉलेज है कि भाई इंटरनेट पे, गूगल पे सब सर्च करके वो आते हैं। लेकिन पढ़े-लिखे लोग जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी तो ये चीज़ हमें खराब लगती है कि भाई पढ़े-लिखे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो एक अनपढ़ आदमी के पास जाके अपनी स्पाइन उसके हवाले कर रहे हैं। तो वो आपको पैरालिसिस कर सकता है, आपकी हड्डी तोड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है, आप परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं। तो कई तरह बिल्कुल। की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इसकी वही वजह से। मुझे लगता है ना कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाएँ, हमारा जो घरेलू इलाज टाइप का है, हम जो सदियों से करते आ रहे हैं, हम पहलवान से मालिश करवा लेंगे या हुँ। मसाज ले लेंगे तो सही हो जाएगा। तो इस चक्कर में आई थिंक लोग फिर बिल्कुल अपना ठीक ही कह रही बुरा हैं। कर आप देते बिल्कुल हैं। ठीक कह रही हैं। हुँ, लेकिन मैम ऐसा करना नहीं चाहिए। लोगों से बिल्कुल मेरी मना है, जो भी हमारा ये शो देख रहा है, कि भई अगर आप अब किसी भी आप हर आदमी चाहता है मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। तो आप अगर किसी इलाज के लिए चाह रहे हैं, आपके साथ अच्छा ना हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ बुरा भी हो। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, पहले आप उससे पूछें कि सर आपने कहाँ से कायरोप्रैक्टिक की डिग्री करी है? और आजकल सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। आप उस डॉक्टर के प्रोफाइल देख सकती हैं, उसके बारे में पढ़ सकती हैं कि उसने क्या डिग्रीज़ करी हैं, कहाँ से करी हैं, वो रिकॉग्नाइज़्ड है कि नहीं है। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सर